हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। इसमें हमारा चैप्टर है मानव तंत्र, सेकंड चैप्टर। इसमें अब तक हमने पढ़ा पाचन तंत्र के बारे में। आज हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन तंत्र। हमारा टॉपिक क्या होगा? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में क्या होता है कि ये एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें हम गैसों का आदान प्रदान होता है। अब गैसें भी क्या होती है, हम जैसे मान लो भोजन खाते हैं तो भोजन से हमें सीधे ही एनर्जी तो मिलती नहीं है। वो एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और वो कैसे होगी? जैसे हमने भोजन खाया, भोजन व इसके अवयव। अब भोजन और उसके अवयवों को क्या होता है, श्वसन द्वारा जो वायुमंडल की ऑक्सीजन इस पर आती है, ऑक्सीजन को हम नाक द्वारा या श्वसन तंत्र द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन का ऑक्सीकरण कर देती है। ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीकरण होने के बाद, भोजन के अवयवों का ऑक्सीकरण होने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है जो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और प्लस में इसके साथ CO2 यानी अशुद्ध गैस भी बाहर निकलती है, यानी ये गैस बाहर निकलती है और ये गैस अंदर ली जाती है। तो इसमें क्या होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि O2 व CO2 का आदान प्रदान क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन की क्रिया कहलाती है। इसको सिंपल वे में समझें तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन के द्वारा भोजन के अवयवों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी यानी ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में मिलती है। और इस ऊर्जा के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के यानी हमारे शरीर द्वारा काम कर सकते हैं। शरीर के ऊतकों द्वारा, कोशिकाओं द्वारा जो कार्य किया जाता है वहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है, खर्च होती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? श्वसन के द्वारा, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में। जैसी किसी अंग को ऊर्जा मिलती है, ऊतकों को ऊर्जा मिलती है, तो वो काम करते हैं और काम करने के दौरान ऊर्जा खत्म होती है, खर्च होती है, तो वो CO2 के रूप में यहाँ गैस मुक्त करते हैं उनके अपघटन से। और वो CO2 श्वसन तंत्र द्वारा ही बाहर निकाल दी जाती है वातावरण में या पर्यावरण में। तो हम ये इसको श्वसन की परिभाषा को शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, इस प्रकार निकलने गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये गैसें किसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में इनका परिवहन होता है? वो होता है रक्त के माध्यम से। तो इनका जो CO2 यानी O2 व CO2 का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। तो इसके माध्यम से कैसे होता है? हमें पता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि वायुमंडल से ली गई गैस जो हमारे मुख से, नासिका मार्ग से या मुख द्वार से जाती है, श्वसनी में जाएगी, श्वसनी से फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में क्या होती है कि वो श्वसनिकाएँ अनेक छोटी छोटी श्वसनियों में विभक्त हो जाती हैं और उन श्वसनियों के लास्ट में अंतिम सिरे पर एक गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कूपिकाएँ कहते हैं। तो कूपिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल सा बिछा होता है। इस तरह से ये बिल्कुल लाल होती हैं, रक्त केशिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये रक्त केशिकाओं में क्या होता है, धमनी और शिराएँ दोनों होती हैं। कौन कौन होती हैं? धमनी व शिराएँ। तो ये तो पता ही है कि धमनियाँ क्या काम करती हैं। धमनियाँ और शिराओं में कैसा, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। हम रक्त परिसंचरण में पढ़ेंगे और इनका डिटेल। और धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो इनका जाल होता है कूपिकाओं के ओर। तो कूपिकाओं में जैसे ही यहाँ पर इसमें O2 प्रवेश करती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन आती है, तो ये O2 क्या करती है, इन केशिकाओं में जो रक्त पाया जाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये रक्त से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। अब ये रक्त कैसा हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, यानी इसमें ऑक्सीजनित रक्त कहलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा, जिससे शरीर के अंग काम करना शुरू करेंगे। ऊतकों में जाएगा, कोशिकाओं से ऊतकों में, ऊतकों से अंगों में जाएगा। तो अंग काम करेंगे तो वहाँ पर एनर्जी खर्च होगी, वो एनर्जी एटीपी के रूप में मिलेगी।
तो वहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन वहाँ पर छोड़ दी जाएगी अंगों के पास में, या Hb अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये ऑक्सीजन अंगों को दे दी जाती है, अंगों को दे दी जाती है। तो अंग क्या करते हैं, काम करेंगे इसके माध्यम से, और वो क्या मुक्त करेंगे, CO2 को मुक्त करेंगे। भाई आप तो काम कर लिया, आप चलो CO2 गैस को निकाल लो, O2 CO2 में बदल जाएगी वहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब ये CO2 किससे जुड़ जाएगी, वापस हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी। तो अब हीमोग्लोबिन से, जब हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ जाती है तो ये कैसा हो जाता है, अशुद्ध रक्त हो जाता है, अशुद्ध रक्त। बहुत बड़ी कहानी है रक्त की, है ना, रक्त परिसंचरण में पढ़ेंगे हम। ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है, अशुद्ध रक्त सिराओं में बहता है, ठीक है। तो सिराओं में, ये सिराओं के माध्यम से ये रक्त वापस जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, इसमें। तो यहाँ पर इन सिराओं में रक्त बहेगा, जो सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है। तो यहाँ पर विसरण की क्रिया होती है, विसरण के माध्यम से CO2 यहाँ कूपिकाओं में आ जाएगी। O2 तो क्या चली जाती है, कूपिकाओं में अवशोषित हो जाती है, CO2 यहाँ पर छोड़ दी जाती है। अब ये CO2 वापस से इन कोशिकाओं का जो जाल बिछा होता है, श्वसनिकाओं का जाल बिछा होता है, उनसे होती हुई फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से श्वसनिकाओं में पहुंचती है और बाहर वातावरण में निकाल दी जाती है। तो इस तरह से O2 व CO2 का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से हुआ, रक्त के माध्यम से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो CO2 और O2 का जो परिवहन हुआ है, किस किस के मध्य हुआ है, वे बाहर वातावरण है, पर्यावरण है, वहाँ से कहाँ पर आई है, रक्त में। रक्त ने कहाँ पहुँचाया है, कोशिकाओं को, फिर कोशिकाओं ने वापस CO2 के रूप में कहाँ लाए हैं, रक्त में मिलाया है, और रक्त से वापस वायुमंडल में, पर्यावरण में त्याग दिया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, हम श्वसन की जो डेफिनेशन होती है वो किस तरह से देंगे, श्वसन की जो परिभाषा होगी वो होगी कि O2 व CO2 का परिवहन या गैसों का परिवहन, इनको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये समझाने के लिए लिखवाए हैं। परिवहन, पर्यावरण, कोमा रक्त व कोशिकाओं के माध्यम से होना श्वसन कहलाता है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, या रक्त के माध्यम से O2 व CO2 का परिवहन श्वसन कहलाता है, यानी इन तीन चीज़ों के बीच में इसका परिवहन होता है, पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य, उत्तकों के बीच में जो CO2 या O2 का आदान प्रदान होता है वही श्वसन कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो परिभाषा का। इसके बाद हम लिखते हैं श्वसन तंत्र मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। देखिए ये है श्वसन तंत्र मुख्यतः 3 भागों में मिलकर बना होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशीय। तो इनमें होते क्या है, ऊपरी श्वसन में कौन कौन आते हैं, हमारा मुख आता है, नासिका आती है, यानी जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं ना, और मुख नासिका के बाद ये ग्रसनी भी आ जाती है इसमें, ग्रसनी, और स्वर यंत्र या इसको लैरिंक्स भी बोलते हैं, लैरिंक्स, जो भिन्न भिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। ये हमारे ऊपरी श्वसन के हिस्से होते हैं, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये ऊपरी श्वसन होता है। इसके बाद आता है निचला श्वसन। निचले श्वसन में श्वास नली सम्मिलित होती है, श्वास नली जो कि स्वर यंत्र के नीचे होती है। इसके बाद श्वास नली में ये आगे बार बार विभाजित होती है, प्राथमिक श्वसनिकाएँ, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से, और श्वसन श्वसनिकाएँ और वायु कूपिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो श्वास नली में क्या होता है,
श्वसनिकाएं, कॉमा श्वसन श्वसनिकाएं, श्वसन श्वसनिकाएं, वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं न ये निचले श्वसन तंत्र में आती हैं। और लास्ट में क्या होता है, श्वसन मांसपेशीय श्वसन। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें डायफ्राम होता है, यानी जिसको तनुपट भी कहते हैं, इसको तनुपट, यानी ये जो नीचे का हिस्सा होता है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को दो भागों में विभक्त करता है। नीचे पाचन तंत्र होता है, ऊपर श्वसन तंत्र होता है। तो ये डायफ्राम फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता और घटता रहता है। तो जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन घटेगा बढ़ेगा, यानी जैसे ही हमारे CO2 अंदर आती है तो आयतन बढ़ जाता है, और जैसे ही CO2 बाहर निकलेगी तो आयतन छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसके फैलने और सिकुड़ने से ही वक्ष गुहा का आयतन परिवर्तित होता रहता है। इसके साथ साथ इसका फैलने और सिकुड़ने को कौन प्रभावित करती हैं, इंटरकास्टल पसलियों में जो पेशियाँ होती हैं, जिनको इंटरकास्टल पेशियाँ कहते हैं, विशेष पेशियाँ होती हैं इंटरकास्टल पेशियाँ। ये क्या करती हैं, डायफ्राम के सिकुड़ने और फैलने को नियंत्रित करती हैं। इस तरह से ये श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। अब इनका बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। मुख क्या काम करता है, नासिका क्या काम आती है। मेनली तो क्या होता है, नासिका द्वारा श्वसन लेते हैं, नासिका में क्या होते हैं, और मुख में जरूरत पड़े तो मुख से श्वसन भी ले सकते हैं। श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से स्वर यंत्र से टकराती है। स्वर यंत्र में क्या होता है, एक घाटी ढापन लगा होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो यहाँ से एक नली और निकलती है जिसको पाचन तंत्र में जाती है, जिसको ग्रास नाल या ग्रसिका भी कहते हैं। तो उन दोनों में अंतर करने के लिए एक घाटी ढापन उपास्थल छल्ला लगा होता है जो एक द्वार को बंद कर देता है, जिससे हम खाना खाते समय भी सांस ले सकते हैं। उन दोनों को वो अलग अलग रखता है। तो इसके बाद जो श्वास नली शुरू होती है, ये आगे छोटी छोटी वाहिनियों में एक जाल सा वृक्ष सा बना लेती है, छोटी छोटी महीन जालियों में विभक्त हो जाती है। दाईं ओर का फेफड़ा ये छोटा होता है और थोड़ा चौड़ा होता है उसकी तुलना में, दाएं यानी बाएं फेफड़े की तुलना में। ये दायां बायां है वो बड़ा होता है, दो पालियों में विभक्त होता है, दो हिस्से होते हैं, इसमें 3 पालियाँ होती हैं। तो इस तरह से ये श्वसन तंत्र की संरचना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पहला पढ़ते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। इसमें क्या क्या होते हैं, यानी मुख है, मुख क्या भाग क्या काम आता है और उसकी क्या क्या भूमिकाएं श्वसन तंत्र में होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यह है श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग। पहला है नासिका, यह पहला श्वसन अंग होता है। ये मुख्य श्वसन अंग होता है क्योंकि यहीं से श्वसन लिया जाता है। कई बार अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम मुख से भी श्वसन ले सकते हैं। जैसे हम सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारी नाक बंद हो जाती है तो हम मुंह से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो मुख भी एक श्वसन अंग में द्वितीयक श्वसन अंग कहलाता है, जो एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है। यह एक पतली हड्डी व झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। हमारी नाक में 2 छिद्र होते हैं जिसमें बीच में पतली हड्डी या झिल्ली पाई जाती है। नासिका गुहा में महीन जाल यानी बारीक बारीक बाल होते हैं, पक्षमाभ होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं तथा श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। तो श्लेष्मा झिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे श्लेष्मा का स्राव होता है जो चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है। जैसे ही धूल मिट्टी के कण नाक द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं तो उस बालों द्वारा रुक जाते हैं, पक्षमाभ द्वारा रुक जाते हैं और श्लेष्मा में जाकर चिपक जाते हैं, जिससे कि वो धूल के कण फेफड़ों में अंदर नहीं जाते हैं और श्वसन क्रिया आसानी से होती है और शुद्ध वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो ये इनका काम होता है। इसके बाद आता है द्वितीयक अंग मुख। ये द्वितीयक अंग है। आवश्यकता पड़ने पर मुख से भी श्वास ली जा सकती है, लेकिन इससे हम मुख से श्वसन लेने के बजाय नासिका से श्वसन लेना अधिक अच्छा होता है। कारण क्योंकि नाक से जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु जाती है, जबकि मुख से श्वसन लेते हैं तो अशुद्ध वायु अंदर चली जाती है, धूल मिट्टी के कण भी फेफड़ों में चले जाते हैं। इसलिए नासिका से श्वास लेना अत्यंत उचित माना जाता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र में।
इसके बाद मुख्य श्वसन तंत्र में ये ऊपरी श्वसन तंत्र का जो भाग है ग्रसनी, ग्रसनी क्या होता है, यानी ये वाला भाग होता है ग्रसनी, जो मुख गुहा के लास्ट में पीछे शुरू होता है, तुरंत ही शुरू हो जाता है। मुख से ली गई श्वास सीधे ही ग्रसनी में प्रवेश कर जाती है। अब ये ग्रसनी क्या करती है, मुख ग्रसनी से कंठ ग्रसनी से होती हुई, मुख ग्रसनी का मतलब मुंह की ग्रसनी और कंठ की ग्रसनी, ये हमारा कंठ होता है, ये दोनों का बीच का हिस्सा होता है ग्रसनी। तो इनमें से होती हुई एपिग्लोटिस यानी घाटी ढापन की सहायता से, एक कंठ में एक संरचना होती है जिसको एपिग्लोटिस या घाटी ढापन कहते हैं, की सहायता से स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स में प्रवेश करती है। ये जो छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है इसमें प्रवेश कर जाती है। वायु सीधी आएगी मुख से, नासिका से, ग्रसनी में आएगी, ग्रसनी से घाटी ढापन की सहायता से लैरिंग्स में आ जाती है। तो लैरिंग्स में क्या होता है, ये भी एक श्वसन तंत्र का ही भाग होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग है। तो घाटी ढापन एक पतली उपास्थिल संरचना होती है जो श्वास नली व आहार नली के मध्य स्विच की तरह कार्य करती है। यानी जो घाटी ढापन है एक इम्पोर्टेंट संरचना होती है, अगर ये ना हो तो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं वो सांस के साथ फेफड़ों में जा सकती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो एक स्विच का काम करती है घाटी ढापन। जब हम खाना खाते हैं तो श्वास नली के छेद को बंद रखती है, जिससे सिर्फ वायु प्रवेश करती है और अलग से खाना उसमें आहार नाल में चला जाता है। तो एक स्विच का तरह काम करती है। इसके बाद है स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स बोलते हैं, जिसमें अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये कंठ ग्रसनी व श्वास ग्रसनी नली को जोड़ने की एक छोटी सी संरचना होती है जो उपास्थि की बनी होती है। इसमें 9 प्रकार की, ये कई बार पूछा जाता है कि हमारा जो स्वर यंत्र है लैरिंग्स है कितनी उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो कितनी उपास्थियाँ होती हैं, 9 प्रकार की। ये छोटी सी संरचना 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं जो हवा के बहाव से कंपन उत्पन्न करते हैं, यानी उनमें कंपन होता है तो अलग अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके कारण अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये हो गए हमारे श्वसन तंत्र के जो पहला भाग है ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी मुख, नासिका, ग्रसनी और लैरिंग्स, यहाँ तक जो ऊपरी श्वसन तंत्र कहलाता है। इसके बाद आता है निचला श्वसन तंत्र। तो निचला श्वसन तंत्र में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें श्वास नली भी आती है। श्वास नली आगे मिलकर प्राथमिक श्वसनिकाओं में, प्राथमिक श्वसनिकाएँ आगे होकर द्वितीय श्वसनिकाओं में, तृतीय श्वसनिकाओं में, इस तरह से विभाजित होकर अंत में कूपिकाओं में जाकर रुक जाती हैं। तो कूपिकाओं में जाकर वो खुलती हैं। तो ये सभी क्या हैं, कूपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, या एक जाल सा पाया जाता है, ये फेफड़े हो कहलाते हैं, तो गुलाबी स्पंजी रंग के होते हैं। तो जो हमारा सेकंड श्वसन तंत्र है यानी निचला श्वसन तंत्र है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, श्वास नली, श्वसनिकाएँ और श्वसन श्वसनिकाएँ, फेफड़े व कूपिकाएँ शामिल होती हैं। तो उनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, यहाँ पर ये हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र है। देखो ये जो निचला श्वसन तंत्र है कई भागों से मिलकर बना होता है, जो हम बता रहे थे वहाँ पर इनका हमने ये डिवाइडेशन कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद ये सब चीज़ें किस में होती हैं, यहाँ से ये फेफड़ों में, ये जो हिस्सा है ये सब क्या है, ये फेफड़ों में पाई जाती है। किस में, फेफड़ों में। फेफड़े दाएं बाएं 2 होते हैं, उनमें इस तरह से नलिकाओं का, पतली पतली नलिकाओं का जाल सा बिछा होता है। ये नलिकाएं कूपिकाओं में खुलती हैं, जिनकी संख्या लगभग 30 मिलियन के करीब होती है। फेफड़ों में करोड़ों की संख्या में होती हैं। तो निचला श्वसन तंत्र मुख्यतः श्वास नली, श्वसनी व श्वसनिका, कूपिकाएँ फेफड़ों से मिलकर बना होता है। तो श्वास नली में कौन कौन आते हैं, यह करीब 5 इंच लंबी नलिका होती है, ये श्वास नली है जो कि लैरिंग्स के नीचे का भाग होता है। तो ये क्या होगी, उपास्थल की बनी होती है। इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं। सी आकार के छल्ले क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान इस नली को पिचकने से रोकते हैं, ताकि अगर ये सी आकार के छल्ले नहीं होंगे तो पिचक जाएगी और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये उसको पिचकने से रोकते हैं, जो कि उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। वक्ष गुहा में यह श्वास नली बाईं और दाईं और 2 भागों में व्यक्त हो जाती है। यानी वक्ष स्थल में क्या होती है, ये श्वास नली 2 भागों में व्यक्त हो गई, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया।
ठीक है। यहाँ पर ये एक फेफड़ा होता है, दायां और बायां फेफड़ा होता है, एक तो दाएं फेफड़े में चली जाती है, एक बाएं फेफड़े में चली जाती है, यानी अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। कौन? श्वास नली विभाजित होकर। अब श्वास नली भी आगे क्या होती है, ये विभाजित होती है किसमें? इसको प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, प्राइमरी श्वसनी या ब्रेंकाई कहते हैं, जो आगे विभाजित होती है तो द्वितीयक श्वसनी कहलाती है। द्वितीयक श्वसनी भी आगे फिर विभाजित हो जाती है, तृतीयक श्वसनी कहलाती है। तृतीयक श्वसनी अंत में छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएं या ब्रेंकियोल्स कहते हैं। ये ब्रेंकियोल्स अंत में जाकर कुपिकाओं में खुलती हैं, एयर वैक्यूल्स में खुलती हैं। तो ये सभी संरचनाएं फेफड़े में पाई जाती हैं। तो श्वसनी यानी ब्रेंकाई क्या होती हैं, श्वसनिकाएं क्या होती हैं? तो ये जो तीनों भाग हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये ब्रेंकाई कहलाती हैं, श्वसनी कहलाती हैं। और आगे श्वसनिकाएं पाई जाती हैं, जो आगे छोटे छोटे भागों में विभाजित होती हैं, जो अंत में कुपिकाओं में खुलती हैं। तो ये श्वसनियाँ आगे विभाजित होकर अन्य छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें सेकेंडरी यानी द्वितीयक ब्रेंकियोल्स या द्वितीयक ब्रेंकाई कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। ये श्वसनी कहलाती हैं, सॉरी श्वसनी। ये द्वितीयक श्वसनी आगे विभाजित होकर तृतीय श्वसनी में विभक्त हो जाती है, में विभक्त होकर अंत में छोटी छोटी श्वसनिकाओं यानी ब्रेंकियोल्स में विभक्त हो जाती हैं। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती हैं। ये कुपिकाएं क्या होती हैं? कुपिकाएं गोल संरचनाएं होती हैं, जिनकी संख्या 30 मिलियन के लगभग होती है। इनके ऊपर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है। तो रक्त केशिकाओं में कौन कौन आते हैं? धमनियाँ और सिराएं आती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये वायु कुपिका है, ये गोलाकार भाग होता है। अभी इससे पहले भी बताया था, इसके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है, जो इसको ढके रखता है, लाल रंग की दिखाई देती है। रक्त केशिकाओं में कौन कौन होते हैं? रक्त धमनियाँ भी होती हैं और सिराएं भी होती हैं। सिराएं नीले रंग की होती हैं और धमनियाँ लाल रंग की होती हैं। तो इनकी संख्या मिलियंस में होती है, प्रत्येक फेफड़े में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इनके ऊपर जो नलियाँ होती हैं, केशिकाएं होती हैं, इनके माध्यम से विसरण की क्रिया द्वारा O2 व CO2 का परिवहन होता है। तो मेन क्या होता है? O2 व CO2 का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। रक्त के माध्यम से वो उनका आदान प्रदान होता है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, श्वास नली, श्वसनी व श्वसनिकाएँ, कुपिकाएँ, और लास्ट में आता है फेफड़े। ये फेफड़े क्या काम करते हैं? फेफड़े गुलाबी रंग के स्पंजी होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स है, नोट्स साथ साथ बनाते चलना। ये है निचला श्वसन तंत्र की जो लास्ट स्टेज है, फेफड़े। तो फेफड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका डायग्राम भी आ जाता है एग्जाम में, इसके बारे में पूछ लेते हैं कि फेफड़े की संरचना का वर्णन कीजिए। तो कैसे करते हैं? फेफड़े लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के स्पंजी संरचना होती है, स्पंजी उत्तक के बने होते हैं। इस तरह से ये फेफड़े होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये दायां भाग है और वो बायां भाग है। अब कहीं पर ये उल्टा सीधा भी मिल सकता है, इसलिए यहाँ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि दायां भाग का विभाजन अलग होता है, बाएं भाग का विभाजन अलग होता है। तो यहाँ पर ये वक्ष स्थल के में डायफ्राम यानी तनुपट, तनुपट का मतलब होता है कि वह संरचना एक पतली झिल्ली होती है इस तरह से। ये क्या करती है? नीचे आहार नाल होती है, आहार नाल यानी पाचन तंत्र बोल सकते हैं इसको, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में विभाजन का काम करती है, बीच में पाई जाती है। तो जिससे क्या होता है, इसमें तनाव के कारण ये वक्ष गुहा के आयतन को घटाती है, बढ़ाती रहती है। तो ये फेफड़े कहाँ होते हैं? वक्ष स्थल में, डायफ्राम या तनुपट भी बोलते हैं, कि ठीक ऊपर दाएं व बाएं भाग में विभक्त होते हैं। दो भागों में डिवाइड पाए जाते हैं ये। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में लंबाई में छोटा होता है, लेकिन चौड़ा होता है। कौन सा फेफड़ा? दाहिना फेफड़ा, यानी ये वाला फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में लंबाई में छोटा है और चौड़ा पाया जाता है। ये लंबा होता है, थोड़ा सा होता है। बायां फेफड़ा दो खंडों में होता है,
दायां। बायां फेफड़ा कौन सा, ये वाला, इसके 2 खंड होते हैं, 2 भागों में विभाजित होता है, जबकि दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। इस तरह से 1, 2 और 3 खंडों में विभाजित होता है। तो ये लिख रखा है हमने, 2 खंडों में विभाजित होता है, दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों की तुलना में कुछ भारी होते हैं, यानी कुछ बड़े भी होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट तो तीसरा पॉइंट है श्वसन मांसपेशियाँ। अब तक हमने ऊपरी श्वसन तंत्र, ये दूसरा निचला श्वसन तंत्र था, और ये तीसरा है श्वसन मांसपेशियाँ यानी श्वसन मसल्स पेशी है श्वसन तंत्र। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें डायफ्राम और पसलियों की इंटरकोस्टल कोशिकाएं पेशियाँ शामिल होती हैं। इंटरकोस्टल का मतलब होता है क्रॉस रूप में पसलियों में पाए जाते हैं, जो वक्ष गुहा के आयतन को नियंत्रित करते हैं। डायफ्राम में अनुशीतलन और शीतलन की 2 क्रियाएं होती हैं। जैसे ही इसको खींचा जाता है, इसमें खिंचाव होता है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे बाहर की वायु अंदर आती है। जब ये सिकुड़ता है तो वक्ष गुहा का आयतन कम होने लगता है, दबाव पड़ता है, जिससे अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इस तरह से गैसों के आदान प्रदान में डायफ्राम यानी तनुपट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इनको भी श्वसन तंत्र में सहायता के लिए डायफ्राम की सहायता इंटरकोस्टल कोशिकाएं करती हैं, पेशियां करती हैं, जो कि उसके सिकुड़ती हैं और उसको फैलाती रहती हैं, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन परिवर्तित होता रहता है। इस तरह से ये पूरा श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम नेक्स्ट जो तंत्र पढ़ेंगे उस तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।